दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर को फिलहाल खाली करा लिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जितेंद्र भाटी फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, धमकी देने वाला कौन शख्स है, पुलिस की जांच क्या कर रही है और अभी हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। जिस तरीके से रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनको एक मेल भेजा और कहा कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का परिसर है उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिली और जैसे रजिस्ट्रार को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को बताया और आला अधिकारी जो है अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि वो पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें, कई बार दिल्ली हाईकोर्ट को और भी अन्य जो बिल्डिंगें हैं उनको उड़ाने की धमकी आई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मार्च में एक 47 साल के श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया था। मैसूर के से जो कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था। पता ही लगा था उसने 1100 ऐसी कॉल्स जो हैं वो की थी, मेल्स भेजे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब देखिए, एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने का ये धमकी दी गई है, वो भी कब? जो स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस इस मामले को बिल्कुल हल्के में लेना चाहती और पूरे परिसर का जो है तलाश की जा रही है। फिलहाल खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी तक पता ये लग रहा है कि ठीक है जितेंद्र, फिलहाल मौके इस पूरे घटना का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एहतियातन हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगातार होती बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ताजा हालात के लिए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये धर्मशाला का रिहायशी इलाका है जहां पानी की तेज लहरें सड़कों पर दौड़ रही हैं। लहरों से आया सैलाब इतना खौफनाक है कि जो भी इसके सामने आया सबको अपनी जद में लेने को आतुर दिखा। देखते ही देखते पानी के बहाव में एक स्कूटी बहती हुई नीचे की ओर चली गई और जाकर एक कार से टकरा गई। अगर बीच में कार खड़ी नहीं होती तो बाइक चंद सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पानी के इस तेज बहाव का देखिए कैसे कार सामना कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो इस सैलाब से मुकाबला करने के लिए खड़ी है। तेज बहाव ने आवाजाही को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पैदल चलने वाले राहगीर दीवारों की ग्रिल का सहारा लेकर इस सैलाब से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई खौफनाक नदी पार कर रहा हो। जान बचाने के लिए हर व्यक्ति एक ही बात सोच रहा है, अगला कदम पानी में डूबेगा या सड़क पर टिकेगा। कुछ देर बाद बारिश जरूर कम हुई, लेकिन पानी का बहाव धीमा नहीं हुआ। ITI दाड़ी के पास धर्मशाला पालमपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सड़क पर पानी और मलबा बहने से सड़क ने नदी का रूप ले लिया, जिससे राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ी। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में तेज हवाओं और तूफान के साथ हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। भद्रवाह में तेज बारिश ने पूरे इलाके में जल जमाव के हालात पैदा कर दिए। स्थानीय नालों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है। कई नाले उफान पर आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी सड़कों पर फैल गया। मस्जिद मोहल्ला इलाके में पानी घरों के अंदर घुस गया। भद्रवाह बाजार में भी कुछ समय के लिए अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। कुछ जगहों पर पानी की तेज धार में लोग फंस गए। एक दुकान और घर को नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और हवाओं की वजह से भद्रवाह के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। अलग अलग जगहों से कई फॉल्ट और बिजली लाइनों के टूटने या क्षतिग्रस्त होने की खबरें मिली हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने दावा किया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। खराब मौसम के बीच स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रहे नालों, जलधाराओं, क्षतिग्रस्त ढांचों और बिजली की लाइन से दूर रहें और सावधानी बरतें। फिलहाल भद्रवाह में मौसम की इस मार से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। और वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के रंगामोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ताजा हालात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सोनमर्ग में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। रंगामोड़ इलाके में बादल फटने के बाद मलबा सड़कों पर आ गया। गनीमत यह रही कि फ्लैश फ्लड के चलते कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश के बाद श्रीनगर लेह हाईवे के पास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। तेज बहाव और मलबे की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर लेह हाईवे को तुरंत बंद कर दिया है। अभी रास्ता साफ करने का काम तेजी के साथ चल रहा है।
स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई। उम्मीद ये जताई जा रही कि सफाई अभियान पूरा होने के बाद कल तक हाईवे दोबारा से खोल दिया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया। सड़कों को साफ करने और जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों और मशीनों को तुरंत मौके पर भेजा गया है। घटना के बाद अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम पूरी तरह से साफ ना हो जाए और हालात सामान्य ना हो जाए, तब तक नदी के किनारों, जलधाराओं और पानी के रास्तों से दूर रहें। किसी भी तरह की गैर जरूरी यात्रा से बचें। और वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक पुराना कच्चा मकान अचानक भरभरा कर धराशायी हो गया। आखिर क्या रही वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। सोलन के सुबाथू में करीब 70 से 80 साल पुराना बेहद जर्जर मकान अचानक ही देखते भरभरा कर गिर गया। मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस वक्त मकान गिरा उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। मकान पूरी तरह से खाली था। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे वक्त से यह मकान खाली पड़ा था और इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बारिश की वजह से मकान की दीवारें और छत कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से लगातार हो रही बारिश ने पुरानी संरचना को और नुकसान पहुंचाया और यह मकान अचानक से ढह गया। घटना के वक्त पास में खड़े लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में पूरा मकान भरभरा कर जमीन पर गिर जाता है। धूल मिट्टी का गुबार उठता है और मलबा चारों तरफ फैल जाता है। स्थानीय प्रशासन और लोगों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के मौसम में पुराने और जर्जर मकानों पर नजर रखने की जरूरत है। और ओडिशा के राउरकेला में तेज बारिश के बाद हालात और खराब हो गए। शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। राउरकेला स्मार्ट सिटी का दावा करने वाला शहर आज पानी के कहर में डूबा पड़ा है। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद बैतरणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसका असर शहर के हर कोने में नजर आ रहा है। कंधों तक पानी भरा हुआ है। लोग पानी से लड़ते हुए अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक सवार 20 सड़क पर फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई जगह खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। घरों में पानी घुस चुका है। ऐसा लग रहा है कि मानो घरों के आगे कोई नदी बह रही हो। रिहायशी इलाके में जलभराव का यह आलम है कि लोग अपनी गाड़ियां और सामान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। संबलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। बारिश ने हालात बेहद खराब और विकट बना दिए। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात चिंताजनक बन गए। राउरकेला में बारिश का ये कहर जारी है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को अभी भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रोमांच का जुनून कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। मुंबई के खारघर में हाल ही में एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रोमांच का जुनून किस कदर खतरे को न्योता दे सकता है, इसकी एक बानगी हाल ही में पनवेल के पांडवकड़ा झरने पर देखने को मिली। पुलिस के कड़े पहरे और नियमों को चकमा देकर पांडवकड़ा झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक युवक घुस गया, जिसकी वजह से बेपरवाह युवक अचानक पानी के तेज प्रवाह में बहने लगा। झरने के उफनते पानी में बहते ही वहां हड़कंप मच गया और युवक की जान पर बन आई। जैसे ही इस हादसे की सूचना रेस्क्यू टीम को मिली, टीम ने बिना समय गंवाए कमान संभाली। जाबाज टीम के सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती धारा के बीच बेहद साहसिक अभियान चलाया। तेज धारा के बीच टीम ने युवक तक पहुंचने का रास्ता बनाया और उसे काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि प्राकृतिक स्थलों पर रोमांच और एडवेंचर का शौक नियमों और सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करके कितना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश सख्त मना है, फिर भी कई युवा चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं। और अहम खबर है, लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, शिक्षकों की कमी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने बुद्धेश्वर चौराहे पर सड़क जाम कर दी है। स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। टीचर्स बढ़ाए जाएं, ये डिमांड की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, कम शिक्षकों की वजह से बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाया है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ में
छोटे बच्चों का, छात्रों का ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। बुद्धेश्वर चौराहे की तस्वीरें पंकज हम दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, जरा बताइए, और क्या शिकायत है इन बच्चों की? देखिए, लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे के पास जननारायण स्कूल है। वहाँ के छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। कई सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं है। इसको लेकर के उन लोगों ने पहले भी बात प्रिंसिपल के पास रखी थी, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। और आज ये जनजी यानी जो छात्र थे वो सड़क पे आ गए, रोड जाम कर दिया। मौके पे पुलिस पहुंची सूचना पे, किसी तरीके से समझा बुझा के इनको वहां से हटाया गया। जो रास्ता सड़क जाम कर दिया गया तो जाम को खुलवाया गया। उसके बाद यूपी सरकार के मंत्री आसिम अरुण भी पहुंचे, बच्चों को समझाया और शिक्षकों की कमी दूर करने की बात की। तो कुल मिलाकर के जो छात्र हैं, युवा हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के, खास तौर पे जो अध्ययन को लेकर के जो समस्या है उसको लेकर के अलग अलग या लोग सड़क पे आ रहे हैं। इससे पहले भी कई सारी जगह की उत्तर प्रदेश की तस्वीरें प्रदर्शन इस तरीके के बच्चों के आए हैं। अब ये ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी का है, जहां पे कम शिक्षकों की वजह से पढ़ाई बाधित होने का आरोप लगाते हुए। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। पंकज चतुर्वेदी ताजा जानकारी ये दे रहे हैं कि फिलहाल इस जैम को खुलवा लिया गया है और छात्रों ने प्रदर्शन किया था, सड़क जैम कर दी थी क्योंकि स्कूल में टीचर्स कम है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है उनकी, इस वजह से ये प्रदर्शन किया गया। आपने देश और राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो कई बार देखे होंगे, नेताओं के बड़े बड़े वादे और रैलियां भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी जेन अल्फा यानी डिजिटल युग के नन्हे मुन्नों का चुनाव देखा है? छत्रपति संभाजी नगर के फुलंब्री में एक ऐसी अद्भुत तस्वीर सामने आई, देखिए रिपोर्ट। रंग और गुलाल उड़ाते छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, एक दूसरे को गले लगाते बच्चे, नाचते गाते और नारे लगाते छोटे छोटे बच्चे। माहौल एकदम चुनावी है, जैसा कि विधानसभा या लोकसभा में जीत के बाद नजर आता है। जब जीत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता इसी अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो जीत हासिल करने के बाद इस अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जी हाँ, आप देखिए, मतदान केंद्र भी बने हैं, मतपेटी भी नजर आ रही है, पर्ची भी दी जा रही है, बच्चे वोट भी कर रहे हैं। ये नजारा छत्रपति संभाजी नगर के पार्थी में मौजूद राष्ट्रीय शाहू विद्यालय का है। यहाँ लोकतंत्र का पाठ किताबों से निकलकर सीधे जमीन पर उतारा गया। स्कूल प्रशासन ने छात्र संसद के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया। मतदान के जरिए छात्रों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। चुनाव में कक्षा 10वीं की छात्रा स्वराली काकर राव पवार ने सबसे अधिक वोट हासिल किए और विद्यार्थी संसद की पहली मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। और वहीं जयपुर के एक स्कूल में 12वीं के छात्र प्रिंस सोनी की कैंटीन में पेटीज खाने से उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर के एक स्कूल में बुधवार को 12वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र की लंच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र की स्कूल कैंटीन में पेटीज खाने पर तबीयत बिगड़ी थी। परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना जयपुर के झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल की है, जहां पर 12वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई। मृतक की पहचान ब्रिजमंडल कॉलोनी के रहने वाले प्रिंस सोनी के रूप में हुई, जिनकी उम्र 17 साल थी। प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी का आरोप है कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे लंच टाइम में प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी। परिजनों का कहना है कि पेटीज खराब और अधिक ऑयली थी, जिसके कारण वो प्रिंस के गले में अटक गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि मौके पर मौजूद शिक्षकों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल प्रिंस की पीठ थपथपाई और उसे बेंच पर लिटा दिया। और 12वीं के छात्र प्रिंस सोनी की मौत के बाद आज स्थानीय लोगों ने प्रिंस के परिजनों के साथ स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की। तो ये राजधानी जयपुर का झोटवाड़ा इलाका और आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल के बाहर जो है ये देखिए आप किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और कई जो पेरेंट्स हैं वो जो है
यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 17 साल का प्रिंस था, यानी कि जो प्रिंस सोनी की यहाँ मौत हुई थी, पेटीज खाने से मौत होना बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। उसने खाई, उसकी अटकी पेटीज, बाद में वो भगता जाता पानी की तरफ में, वहाँ वो बेहोश होकर गिर गया। वहाँ पर उसको लेकर गए, वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था क्या सीन चल रहा है, एकदम बात दबा दी गई थी। ऑफिस में ले गए उसको, प्रिंस सोनी को वहाँ अंदर ले जाने के बाद के अंदर उसके कोई हवा कर रहा है, ये कर रहा है कि उसके हवा डाल रहा है ना, वो है 10th क्लास का टीचर साइंस का गौरव भारद्वाज, जो बच्चों को पढ़ाता है। उसको तक को नॉलेज नहीं है, CPR दिया जाता है बच्चों के। स्कूल में पढ़ती है मेरी बच्ची, मेरा तो इस स्कूल को पूरा बैन कर देना चाहिए और है ना इस स्कूल पर है ना बुलडोजर चलाना चाहिए भैया। पुलिस वालों को तो घूस दे देंगे, लेकिन बच्चा कहाँ से लेके आएंगे भैया? ये बहुत गलत है भैया, ये सारी स्कूल वालों की लापरवाही है भैया। हरियाणा के पंचकुला में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक क्रेन जनरेटर को छत पर चढ़ाते वक्त अनबैलेंस हो गई, जिसमें 2 मजदूरों को गंभीर चोटें लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के पंचकुला में आने वाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक क्रेन की मदद से जनरेटर को छत पर चढ़ने का काम चल रहा था। तभी क्रेन अनियंत्रित हो गई और 2 हेल्पर सड़क पर जा गिरे। सिर पर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्रेन गिरती दिख रही है। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत मजदूरों को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन उन्हें गंभीर चोट लगी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हादसे की जांच चल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 19 चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग की छत पर जनरेटर को क्रेन की मदद से चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी भारी जनरेटर के चलते क्रेन अनबैलेंस हो गई और पलट गई और इस हादसे में नवीन और मनीष नाम के 2 हेल्पर की मौत हो गई, जिनकी उम्र 22 और 23 साल के बीच बताई जा रही। दोनों मजदूर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जो क्रेन में काम करते थे। और वहीं यूपी के बलिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हो गए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बलिया में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने युवक को कुचला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। सड़क पर रफ्तार का ये जानलेवा कहर बलिया के गरवाड़ थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां चिलकहर पेट्रोल पंप के पास बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार की रफ्तार ज्यादा थी, जिससे पहली टक्कर के बाद चालक का संतुलन बिगड़ गया और स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेट्रोल पंप के सामने कई बार पलट गई। बाइक सवार अरशद और ओम प्रकाश को टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह की बताई जा रही है। दुर्घटना में पूर्व विधायक समेत 4 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। शाम के वक्त यह हादसा तब हुआ जब पूर्व विधायक एक शोक सभा से लौट रहे थे, तभी उनकी स्कॉर्पियो और बाइक सवार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अरशद और ओम प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां फतेहपुर निवासी अरशद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में सड़क किनारे खड़े एक अन्य युवक की भी जान बाल बाल बची। अरशद की बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो सिर्फ उसकी बाइक को छूकर निकल गई। और महाराष्ट्र के सांगली से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। सांगली जिले के खानापुर तालुका में 2 एसटी बसों के बीच हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक तरफ तेज रफ्तार और दूसरी तरफ खतरनाक मोड़, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने सांगली के रेवाणी घाट को चीखों में दहला दिया। बीटा से भीव घाट की तरफ जा रही एक एसटी बस दूसरे बस से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि एक बस का अगला हिस्सा दूसरी बस को चीरता हुआ अंदर तक जा पहुंचा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नागरिक और प्रशासन देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे। बिना वक्त गवाए स्थानीय लोगों ने बस से घायल को बाहर निकाला। इस दर्दनाक हादसे में 60 साल की महिला नंदा हरिदास त्रंबके और 78 साल के बुजुर्ग ढोंडीराम लक्ष्मण पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के वक्त अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा दोनों बसों की टक्कर हो गई। बस में सवार यात्री मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लोगों ने तुरंत घायलों को बसों से निकाला और विटा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भिजवाया। फिलहाल सभी घायलों का विटा अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। खराब सड़कें, बिजली कटौती और भीषण जाम से तंग आकर चाकड़ MIDC की 20 कंपनियों ने खांडला शिफ्ट होने का फैसला लिया है, जिसके बाद शरद पवार ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए।
महाराष्ट्र का प्रमुख ऑटोमोबाइल और औद्योगिक हब माने जाने वाला चाकण औद्योगिक क्षेत्र इन दिनों अपने अस्तित्व की सबसे गंभीर लड़ाई लड़ रहा है। खस्ताहाल सड़कें, लगातार बिजली कटौती, भीषण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण के कारण चाकण MIDC की स्थिति किसी ICU में भर्ती गंभीर मरीज जैसी हो गई है। राज्य से उद्योग बाहर नहीं जा रहे हैं कि सरकारी दावों की हवा निकालते हुए परेशान 20 कंपनियों के मालिक और निदेशकों ने अब चाकण को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। कंपनियों के इस फैसले पर शरद पवार ने राज्य सरकार पर सवाल करते हुए लिखा है, चाकण औद्योगिक क्षेत्र की करीब 20 कंपनियों ने ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, पानी, बिजली और खराब सड़कों की समस्याओं के चलते दूसरे स्थान पर जाने का फैसला किया है। इन कंपनियों में करीब 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये स्थिति बेहद गंभीर है। वहीं कंपनियों के चाकण छोड़ने के फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। MIDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाहा और पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने तुरंत आपातकालीन ऑनलाइन बैठक बुलाई। और वहीं दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट PS साइबर टीम ने एक चाइना बेस्ड फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। साइबर टीम ने जाल बिछाकर गिरोह से जुड़े 4 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस को कई अहम सबूत बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आई ये वही साइबर ठग है जिन्हें साइबर टीम ने 12 लाख रुपए की एक ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो वर्क फ्रॉम होम जॉब का झांसा देकर ये युवाओं को अपना शिकार बना रहे थे। जांच में पता चला कि ये चीन में बैठे साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध करवाने से लेकर ठगी की रकम को अलग अलग खातों में घुमाने और फिर उस रकम को USDT क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन भेजने का काम करते थे। बदले में इन्हें चीनी फ्रॉड से कमीशन मिलता था। गीतम की निशानदेही पर गाजियाबाद से ध्रुव को गिरफ्तार किया गया, जो बैंक अकाउंट्स अरेंज करने वाला एजेंट था। उसके पास से 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 1 मोबाइल फोन और 1 कमीशन रिकॉर्ड वाला रजिस्टर बरामद हुआ। इसके बाद ध्रुव की जानकारी और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर नोएडा से अनुज शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूछताछ कर सिंडिकेट से जुड़े दूसरे अभियुक्तों, ठगी की रकम और चीन से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। और भोपाल के जाने माने हमीदिया अस्पताल से एक कैदी ने पहले पुलिस के साथ मारपीट की। इसके बाद उसने मौका देखकर चप्पल हाथ में पकड़ी और वो भाग गया। पूरी घटना CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। रिपोर्ट देखिए जरा। यह है भोपाल का वो मशहूर अस्पताल जहां बीमारों का इलाज होता है, लेकिन कल यहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मेडिकल साइंस को भी पीछे छोड़ दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कैदी को पेट में भयंकर दर्द था। वो इतना बीमार था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचते उसे ऐसा हेल्थ टॉनिक मिला कि उसने सीधे दौड़ लगा दी, वो भी पुलिस की पिटाई करने के बाद। हैरत की बात तो यह है कि कैदी के हाथ हथकड़ी से बंधे थे, फिर भी वो पुलिस पर भारी पड़ गया। दौड़ भी ऐसी लगाई कि मानो ओलंपिक में जाए तो मेडल पक्का। बताया जा रहा है कि अभियुक्त सोहेल खान को धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए एक दिन पहले ही भोपाल जेल भेजा गया था। जेल पहुंचने के बाद से ही उसका व्यवहार काफी संदिग्ध नजर आ रहा था। उसका व्यवहार लगातार दूसरे कैदियों के प्रति भी आक्रामक हो रहा था। फिर स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद उसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान सोहेल ने सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी पर अचानक से हमला कर दिया। उसने प्रहरी के साथ मारपीट की, जोर से धक्का दिया और इसके बाद मौका देखकर उसने हाथ में चप्पल उठाई और भाग निकला। यूपी गोरखपुर में डॉक्टर परमात्मा सिंह खुदकुशी मामले से जुड़ा एक CCTV फुटेज सामने आया है। पुलिस अब घटना की टाइमलाइन तैयार कर रही है। साथ ही मृतक के सुसाइड नोट को ठगी के मुकदमे से जोड़कर जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर बसंत इनक्लेव अपार्टमेंट की छत से गिरकर जान देने वाले डॉक्टर परमात्मा सिंह का ये आखिरी CCTV फुटेज है, जिसमें वो अपने अपार्टमेंट की छत पर नजर आते हैं। फिर करीब 15 मिनट बाद वो छत से नीचे छलांग लगा देते। पुलिस ये भी पता कर रही है कि छत पर रहने के दौरान डॉक्टर परमात्मा सिंह ने क्या किसी से फोन पर भी बात की थी। हालांकि पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने फरवरी 2026 के एक धोखाधड़ी के मामले में मुख्य अभियुक्त गरिमा सिंह को जिम्मेदार ठहराया। थाना गोरखनाथ पे एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें अभियुक्त गरिमा और उनके पिता पहले से ही जेल में निरुद्ध है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की माने तो सुसाइड का यह मामला 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। जब डॉक्टर परमात्मा सिंह की शिकायत पर अभियुक्त गरिमा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप है कि गरिमा सिंह ने होम लोन को ट्रांसफर करने के नाम पर डॉक्टर परमात्मा सिंह के नाम 6 और बैंकों से लोन अप्रूव करा लिया और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से सारा पैसा डकार गई।
परिजनों का आरोप है कि इस मामले में डॉक्टर परमात्मा सिंह को अभियुक्त पक्ष से लगातार धमकियां मिल रही थीं। और वहीं 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बॉर्डर पार से ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की गई है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही एजेंसियां और बीएसएफ की टीमें सतर्क हो गई। फिलहाल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग उस घटना के बाद और तेज हो गई है, जिसके कारण बीती रात बोबिया इलाके में लोग सख्ते में आ गए थे। बीएसएफ को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान का एक ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया। ये संदिग्ध ड्रोन हीरानगर सेक्टर के बोबियान इलाके में शुखमल, देविंदरा और तपन गांव के ऊपर मंडराता हुआ नजर आया। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण वो वापस सीमा पार लौटने में कामयाब रहा। घटना के बाद से बीएसएफ और पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा को और मजबूत किया गया। सुरक्षा बलों को अलर्ट मिला कि तस्करों को हथियार और नशीले पदार्थ की डिलीवरी के लिए ड्रोन घुसपैठ की घटना अंजाम दी जा सकती है। इससे पहले इसी साल मई और जून में भी कठुआ के हीरानगर सेक्टर में ड्रोन घुसपैठ की घटना हुई थी, लेकिन बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी के कारण पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हो गई। और अहम खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के सिलेबस को लेकर विवाद हो गया है। पीजी कोर्स से दिल्ली सल्तनत का पेपर हटा दिया गया है। तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था 13वीं और 14वीं सदी का इतिहास। हटाए गए पेपर्स में प्राचीन, मध्यकालीन और उत्तर भारत के इतिहास से जुड़े विषय शामिल हैं। इन तमाम विषयों को हटा दिया गया है। 38 प्रस्तावित पेपर्स में से सिर्फ 16 को शामिल किया गया है और इसी को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। डीयू के पीजीसीएफ के तहत एमए हिस्ट्री प्रोग्राम के सेमेस्टर 3 से कई जरूरी पेपर्स को हटाना हिस्ट्री डिपार्टमेंट की कमेटी ऑफ कोर्सेज, जिसके पास सिलेबस बनाने का अनुभव और योग्यता दोनों है, उसकी स्वायत्ता का सीधे सीधे उल्लंघन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिलेबस से जुड़े मुद्दों पर कोई भी कोट एंड कोट ओवरसाइट कमेटी यूनिवर्सिटी की वैधानिक संस्थाओं जैसे कि एकेडमिक काउंसिल के तहत बनाए जाने चाहिए, लेकिन एमए हिस्ट्री सिलेबस के मामले में कोट एंड कोट एक्सपर्ट या तथाकथित ओवरसाइट कमेटी में अपनी पसंद के कुछ चिन्हित लोगों को शामिल करना बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा ऐसी कमेटी का काम सिर्फ यह देखना होता है कि बनाया गया सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क की जरूरतों को पूरा करता है या नहीं, लेकिन इस मामले में कमेटी ने एक तरफा तौर पर कई पेपर को पूरी तरह हटाने की सिफारिश की है, जिनमें से कुछ एमए कोर्स में लंबे समय से पढ़ाए जाने वाले पेपर थे। कमेटी की सिफारिशों के पीछे की वजह एकेडमिक नहीं बल्कि साफ तौर पर राजनीतिक लगती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, विभाजन के दौरान लाखों की संख्या में हिंदुओं की हुई हत्या। 1947 में मोदी पीएम होते तो नहीं होता देश का विभाजन। आज युवाओं को कुछ लोग बहका रहे हैं, बहकाने वालों के पूर्वज भी वही हैं। ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी क्यों है? योगी आदित्यनाथ का बयान। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती है और नागरिकता देना चाहती है, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लेकिन विरोध किया गया और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन
इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वर्तमान पीढ़ी को जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। और वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बना सलाल डैम तिरंगे के रंगों की आकर्षक रोशनी से जगमगा रहा है। क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की धरती पर एक नई ऊर्जा जगमगा रही है। रियासी का सलाल पावर स्टेशन तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हो रहा है। केसरिया, सफेद और हरा, ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं है बल्कि हमारे देश की एकता और संप्रभुता के निशाने भी है। सलाल डैम का पानी तिरंगे के रंग में डूबकर कलकल कर रहा है। ये सम्मान है उन भारतीय सशस्त्र बलों का जिन्होंने अपने देश के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सलाल पावर स्टेशन जो ऊर्जा का प्रतीक है, आज देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले उन वीरों के प्रति आभार जता रहा है। रोशनी की लहरें बता रही हैं कि हमारा देश अपनी वीर धरा को कभी नहीं भूलता। ये सिर्फ एक पावर स्टेशन को सजाना नहीं है, ये एक संदेश है कि देश में चाहे बिजली, पानी, हमारी सड़कें, हमारी आजादी, जो कुछ भी है सब कुछ उन शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है। रात में जब ये स्टेशन तिरंगे के रंगों में चमकता है तो ये दृश्य सीधे देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है।